तारिक शफीक भंडारा साहब, डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान, जिनका अगर प्रैक्टिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो 99.9% इनकी विनिंग पोजीशंस हैं, सक्सेसफुल हुए हैं और अपने क्लाइंट्स को ये रिलीफ दिलवा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम थैंकफुल टू यू। नहीं जी, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेयर कि आपके थ्रू बाकी सारे दोस्तों से बात करने का मौका मिल जाता है। आप एक लिंक हैं टुवर्ड्स द पब्लिक, एक गैप को फिल करके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा साइन है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे दोस्त मिलने के लिए आते हैं और उनसे बात करते हैं। थैंक यू सर। हमारा एक मेन प्रॉब्लम यही है कि 1860 से लेकर अब 2022 मीन्स के टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट होती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ओवर स्टाइल में हर चीज़ आ रही है, लेकिन हमारे कवानीन, हमारा कानून और हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी वही पुराने पैटर्न के तहत चल रही है। ये एक्चुअली अगर अब आप मौजूदा गवर्नमेंट में, ये शायद इस 3 साल 3.5 साल पहले तो आपकी बात काफ़ी हद तक करीने के आस थे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट का सेटअप अगर आप देखें तो पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रोफेशनल बंदे को फेडरल लॉ मिनिस्टर के तौर पे गवर्नमेंट ने जो है वो नामज़द किया। और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने प्रैक्टिकली डिलीवर भी किया। ये ज़बानी कलामी बात नहीं, आप डेली आए दिन अखबारात में और मीडिया के ज़रिए भी वेल अवेयर्ड हैं इस बात से कि उन्होंने ना सिर्फ ये 1860 के कवानीन को तब्दील करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया, बल्कि प्रैक्टिकली डिलीवर करते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक के उस अंग्रेज़ के कानून को उतार फेंकने की तरफ प्रैक्टिकली पहला कदम था। उसके मुताबिक उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दिया। हम लोग जब से स्टूडेंट ऑफ लॉ बने या इस प्रोफेशन में आए, इवन क्लाइंट भी जो कि मेन उसमें एग्रीव्ड पर्सन होता है और जिसकी रिलीफ लेके देने के लिए वकील एक लिंक है टुवर्ड्स द कोर्ट, क्लाइंट्स भी यही बात सोचते थे कि दीवानी मुकदमात में अगर आप अदालत का रुख करें, सिविल कोर्ट, फिर सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिलता। इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली टैकल करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में रिफॉर्म्स की गई, उनको इम्पोज करने के लिए, और डिफरेंट नेचर ऑफ सब्जेक्ट के जो केसेस हैं उनके लिए स्पेसिफाइड टाइम दे दिया गया कि इस नौयत का अगर दीवानी मुकदमा होगा तो उसके लिए इतने टाइम के अंदर सिविल कोर्ट जो कि ट्रायल कोर्ट है वो ड्यूटी बाउंड होगी कि वो उस केस को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो उसको डिसाइड करे। ये अलग बात है कि वो रिफॉर्म्स चैलेंज हुई बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और उन्होंने उसमें इंटरिम रिलीफ देते हुए उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। मेरा गुजारिश करने का मकसद ये था कि हमें जब हम एक प्रोसीजर से गुजरेंगे और किसी एक चीज़ को एम करते हुए उसमें बेहतरी लाने के लिए एफर्ट करेंगे, उन्हीं तजर्बात से सीख के हम किसी ऐसे मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे जहाँ पे हमारा आज के डे टू डे लाइफ के मामलात को हैंडल करने का गोल अचीव होगा। इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बड़ी सारी रिफॉर्म्स ला के, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये की गई, जो मैं 20 साल के अपने वकालत में जो भी हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया, प्रैक्टिकली मैंने ये फ़ील किया कि आप ऑल अराउंड द ग्लोब अगर देखें तो क्रिमिनल केसेस में भी ज़्यादा फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ की जो एविडेंस है उनको एथेंटिक एविडेंस समझा गया। अब हम या तो इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं, हमारी लैब्स के टेस्ट की इतनी एथेंटिसिटी नहीं है कि हमारे यहाँ पे वो 1860 वाले ही क्राइटेरिया और वही स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस रखे गए, जिसके मुताबिक मर्डर केसेस में अगर आप देखें तो आई विटनेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जबकि पूरी दुनिया इन बोसीदा ख्यालात को
और इन फरसूदा जो आपके प्रिंसिपल्स बने हुए थे उनको डस्टबिन में फेंक चुकी है। वहाँ पे वो सारी एक्सपर्ट की एविडेंस को वेट दिया जाता है। हमारी एपेक्स कोर्ट्स की जजमेंट है, उन पे कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उनसे गाइडलाइन ली जाए तो वो शायद हमारी लेबॉर्ट्रीज की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करते हुए इसको इनएडमिसिबल एविडेंस कहते हैं। यस सर। दूसरा वो corroborative एविडेंस कहते हैं। ये जब तक सब्सटेंटिव एविडेंस के स्टैंडर्ड पे हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये ज़बानी कलामी बातें ही हो सकेंगी कि जी हम आज के तकाज़ों के मुताबिक कवानीन को किस तरीके से तब्दील करें। इसके लिए एक एंटायर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर। जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, यस सर, जिसमें हमारे वकला हजरात, जिसमें हमारा अदालती निज़ाम, ये सब चीज़ें जब तक साथ मिल के नहीं चलेंगी तब तक ना ये निज़ाम ठीक हो सकता है और ना ही इसको आप जदीद तरीन तकाज़ों से लेस कर सकते हैं। नहायती बुनियादी और कॉमन मैन का क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ लोअर कोर्ट्स में जो वकला हजरात प्रैक्टिस करते हैं और जिस तरह अपनी स्किल्स आजमाते हैं, वो खा कोई भी तरीक़ाकार हो और जिस प्रोसेस से भी गुजरना पड़े, और फिर उसके जो डिसीजन उस पर जजेस दे रहे होते हैं, उनके ऊपर एक टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है और वो डिसीजन जब आप हाई कोर्ट में आते हैं तो एज पर लॉ नहीं होते, अकॉर्डिंग टू लॉ होते ही नहीं, और वो प्रैक्टिस भी लोअर कोर्ट की एज पर लॉ और इस एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस के तहत नहीं होती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जब हम लोग इस प्रोफेशन में आए थे आज से 20-21 साल पहले, तो हमारे सीनियर्स ने जिस तरह से हमें प्रैक्टिकली एजुकेट किया और इस लॉ की फील्ड में कदम ब कदम चलने का तरीका समझाया, शायद हम नई आने वाली नस्ल को उस तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि जब तक आपके प्रोफेशनल वकील ट्रायल कोर्ट में नहीं आएंगे, देखें आपकी जजमेंट के लिए असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है ऑफ बोथ द काउंसिल्स ऑफ द पार्टीज। जिस तरह का स्टफ आपकी असिस्टेंस देगी वहाँ पे कोर्ट को, उसी तरह की जजमेंट्स आएंगे। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोग नॉर्मल जो कॉमन मैन की आप बात कर रहे हैं, जो कि मेन स्टेक होल्डर है इस सारे जुडिशल सिस्टम में, जिसके राइट्स की जंग के लिए ये सारा अदालती निज़ाम कायम किया गया, वो अनफॉर्चुनेटली ट्रायल कोर्ट या सिविल कोर्ट में अगर दीवानी मुकदमात को आप लें तो वहाँ पे यंग वकला को वो इंगेज करते हैं और कोशिश ये होती है कि फ़ाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा ना हो उनकी पॉकेट पे और उनको नए लड़कों के ज़रिए चलो जी सिविल कोर्ट है यहाँ पे गुजारा हो जाएगा। जबकि अनफॉर्चुनेटली आपके केस की बुनियाद बननी होती है ट्रायल कोर्ट में। अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, वो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस आपकी फ़ाइल का हिस्सा नहीं बनेगा तो फिर आप हायर कोर्ट में या एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास जितने मर्जी महंगे, एक्सपेंसिव या बड़े नाम वाले वकील को पेश कर देंगे, फाइल के बाहर केस डिस्कस नहीं होना। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ एडवोकेसी उसको अपलिफ्ट कर दें, हमारी असिस्टेंस बेहतर हो जाए सिविल कोर्ट्स में या क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स में, तो उससे हमारी जजमेंट्स भी बहुत रिफाइन हो जाएंगे। और वही चीज़ें फिर जितना बेहतर स्टफ़ आएगा उतना ही वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड रहने के उसके चांसेस भी हैं। तो इसमें मेन जो मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो मेन रोल है वो एक अच्छे वकील का ना होना है, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो सफ़र करते हैं। बिल्कुल सर, ये फेलियर हमारे इंस्टीट्यूशंस का भी है और ख़ास तौर पे अब जो लॉ गेट का और इस तरह का प्रोसेस बना दिया गया है और इसको ज़्यादा टफ कर दिया गया है लॉ ग्रेजुएशन को। मैं ये समझता हूँ कि इससे ब्रिलियंट लॉयर्स जो हैं वो जन्म लेंगे और एक अच्छी प्रैक्टिस के तहत जो है वो उभर कर सामने आएंगे। सर, क्या आप ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि लोअर कोर्ट्स की जो डिसीजन है वो इतने लेट टाइम नहीं होने चाहिए, इनको शॉर्ट करना चाहिए? और ये एक कॉमन मैन का प्रॉब्लम भी है कि हमारे यहाँ 5-5, 10-10, 15-15 साल तो लोअर कोर्ट में डिसीजन ही नहीं होता, और अगर वो एज़ पर लॉ नहीं होता और एक प्रॉपर उस मेरिट के मुताबिक वो प्रोसेस चल ही नहीं रहा होता, तो फिर इतना टाइम लोअर कोर्ट्स में ज़ाया क्यों किया जाता है?
मैंने आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए कुछ इस बारे में गुजारिशात की, और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जितना इंसाफ के हुसूल में तख़ीर होती चली जाएगी, उतना ही वो फ़ैसला इंसाफ के तकाज़ों से दूर होता चला जाएगा। इशू ये है कि मैं जैसे गुजारिश की कि मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में आके खासी पॉजिटिव रिफॉर्म्स की, और उसी के लिए मुख्तलिफ मुकदमात की नौइयत के हिसाब से टाइम स्पेसिफाइड कर दिया कि इतने टाइम में आप इस नेचर का केस डिसाइड करें। और उसमें बहुत बड़ी एक जो डेवलपमेंट हुई वो ये की गई कि आपके इनहेरिटेंस के केसेस जो कि साल हा साल की मुद्दत तक अदालतों में ना सिर्फ पेंडेंसी ऑफ वर्क को बढ़ाते थे, बल्कि लोग भी अपने एक जायज़ सक्सेशन सर्टिफिकेट के हसूल के लिए साल हा साल अदालतों के धक्के खाते थे और रुसवा होते थे। उसको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट उसमें चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई और उसको नादरा के हवाले कर दिया गया। अब आपके भी नॉलेज में यकीनन होगा कि अगर कोई डिस्प्यूटेड सक्सेशन नहीं है तो वो सिंपली नादरा के ऑफिस जाके और आप वहाँ से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी बेहतरी आने की तरफ इकदाम भी किए गए हैं, उन पर डिस्कशंस भी जारी हैं, और उम्मीद की जाती है कि जैसे जैसे लॉ गेट की आपने बात की, हम लॉ स्टूडेंट्स को रिफाइन कर रहे हैं, तो यकीनन जो इस प्रोसीजर से बेहतरी के ज़रिए से स्टूडेंट एंटर होंगे प्रोफेशन में, वो प्रैक्टिकली वैसे ही अच्छा डिलीवर करेंगे और उससे मामला बेहतर होने के चांसेस। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है जी, वो ये कि मेरे नाकिस अक्ल के मुताबिक, मेरी नाकिस नॉलेज के मुताबिक, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के जूनियर रहे और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला, लेकिन आपके खुद वालिद मोहतरम शफीक भंडारा साहब बज़ाते खुद पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स में से हैं, मेंबर पाकिस्तान बार भी हैं। उनसे आपने क्या कुछ सीखा और कितना कुछ सीखने का आपको मौका मिला? देखिए, मैं इस लिहाज से ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं लॉ स्टूडेंट था तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जैसे असातिज़ा के ज़ेरे साया और ज़ेरे निगरानी मुझे अपनी कानून की तालीम मुकम्मल करने का मौका मिला। और उससे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि मैं जब प्रोफेशन में आया तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा जो है वो मेरे वालिद साहब, क्योंकि मर्डर ट्रायल और क्रिमिनल साइड पे ही उनका एरिया ऑफ प्रैक्टिस था, तो ओकाड़ा जो है वो पूरे पंजाब में मर्डर केसेस में सेकंड नंबर पे आता था। फर्स्ट नंबर पे शेखुपुरा का था और सेकंड नंबर पे ओकाड़ा में सो फार एज मर्डर केसेस वर कंसर्न। अब सूरत हाल ये थी कि वो वालिद साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर मर्डर केस में फ़र्स्ट चॉइस थे। एक पार्टी की तरफ से लाजमी वो केसेस में वकील थे, उनकी असिस्टेंस का मौका मिला। बहुत ज़्यादा काम करने का, एक एक दिन में हमारे 60 मर्डर केसेस ट्रायल के लिए फिक्स होते थे। तो वो 10-15 केसेस निकाल के अगर एक बंदा अपनी बिगिनिंग में प्रोफेशन में एंटर हो और कोशिश करे तो अल्लाह ताला उसके मामलात सीधे कर देता है। मुझे जो एक बात सारी ज़िंदगी के लिए मैं समझता हूँ कि अगरचे आप अपने असातिज़ा से या वालिदैन से ख़ास तौर पे बहुत सारी बातें ना चाहते हुए भी सीखते हैं, प्रोफेशन के हवाले से मुझे एक बात उनकी हमेशा स्ट्राइक करती है आज भी, कि उन्होंने अपने और भी एसोसिएट हमारे बैठे हुए थे उनके शागिर्द, तो एक बात कही कि देखें, वकील और क्लाइंट का रिश्ता बाप और बेटे के रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दम है। यस सर। अब हम लोगों ने फ़ौरन कहा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये ज़बानी बात नहीं है। ज़्यादातर वकला जो मुफस्सल के इलाके में वकालत करते हैं, देहाती इलाकों से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा आप एज अ टेस्ट केस अपने वालिद के पास एक ब्लैंक पेपर लेके जाएं, उनको कहें कि यहाँ पे साइन और अंगूठा करके दें, वो आपको कभी खाली ब्लैंक पेज पे साइन और अंगूठा नहीं करके दें। आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आप 10 कागज़ उसके सामने रख देते हैं और वो आंखें बंद करके उस पर साइन भी करता जाता है, जहाँ कहते हैं अंगूठा भी लगा देते। तो ये ट्रस्ट लेवल प्रैक्टिकली एक वालिद के बेटे से ज़्यादा ट्रस्ट का रिश्ता है। उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे वो लागू होती है जब आप किसी का केस एक्सेप्ट करें। यंग वकला के हवाले से बहुत सारी रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरी सजेशन उस लिहाज से है कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई केस फाइल करना हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए केस फाइल किया जाता है।
इस तरह से मेरे ख्याल में जो यंग वकील आते हैं जिनकी स्टैंडिंग 5 साल से कम है, उनको अगर केस की इंस्टीट्यूशन के वक्त बतौर असिस्टेंट आप एक मैंडेटरी प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा दें। हर केस में एक असिस्टेंट के साइन होने ज़रूरी हैं, जो प्लीडिंग्स में आपको असिस्ट करेगा, जो कोर्ट में केस आर्ग्यू करते हुए असिस्ट करेगा। उसके लिए एक नॉमिनल फ़ी रख दें, जिससे एक बंदा जो 15, 16, 17 साल बाद प्रोफेशन में आया है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट एटलीस्ट अपने घर का खर्चा अपनी हद तक तो खुद वो इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ये काम करना शुरू कर दें और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं। जो लोग प्रोफेशनली डिलीवर कर रहे हैं फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि कोई मीडिया पे आके बात करने वाला बंदा प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा वकील हो। मीडिया तो अब ये वकला मूवमेंट के बाद बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया और हाई कोर्ट में मुसलसल वो गन्स लग गई। अदरवाइज प्रोफेशनल वकीलों में कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट समझा जाता था कि टीवी पे आपके इश्तेहार चल रहे हैं। इसलिए प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ के, वकीलों को, यंग वकला को, उनके पास ट्रेनिंग के लिए, प्रोफेशनल एथिक्स सीखने के लिए वो ऑफिस ज्वाइन करने चाहिए। और इस प्रोफेशन को आप पार्ट टाइम प्रोफेशन ना लें। ये एक मजदूरी है, लेबर है। आप अगर लेबरर समझ के खुद को आएंगे तो रोज़ चाहे बारिश हो, चाहे फॉग हो, चाहे कुछ हो, आप 7:30, 8 बजे अपने ऑफिस पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। अगर लग्जरी समझ के आएंगे तो फिर आप ना रेगुलर हो सकते हैं, ना कमिटेड हो सकते हैं, ना अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। असल बात हमारी नीयत की और कमिटमेंट की है। और जिस प्रोफेशन में लैकिंग होगी वो प्रोफेशन आपका डिटेरियोरेशन की तरफ चला जाएगा। जहाँ पे कमिटेड लोग आएंगे वो उसके स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे। ओवरऑल सर, आप के ये प्रोग्राम की गुफ्तगू में आपकी हर कही हुई बात वकला कम्युनिटी के लिए एक सजेशन, एक सक्सेस की के तौर पर है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के एंड में भी वकला कम्युनिटी को स्पेशल क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने जैसे गुजारिश की कि आपका प्रोफेशन, एक अल वकील का जो लफ्ज़ है ये अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। हम लोग जब तक इस प्रोफेशन की डिग्निटी को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक इस काले कोट और इस टाई को डिग्निटी को हम सामने नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम उन स्टैंडर्ड्स पे और उन मेयार पे आके अपने प्रोफेशन में डिलीवर नहीं कर सकते। लोगों पे अदालतों का, इंसाफ के हसूल का एतमाद बहाल कर दें, कोई बंदा कानून को अपने हाथ में नहीं रहेगा। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सवाल किया था सहाफ़ियों ने उससे कि जी आप समझते हैं कि इसमें इंग्लैंड ये वर्ल्ड वॉर जीत सकता है? उन्होंने कहा जी कि आप मुझे बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये बता दें कि अदालतों में इंसाफ हो रहा है? तमाम सहाफ़ी यक ज़बान होकर बोले कि जी बिल्कुल, इंग्लैंड की हर अदालत में इंसाफ हो रहा है। चर्चिल ने जवाब दिया कि अगर एक मुल्क की अदालतों में इंसाफ होता है, उस मुल्क का बच्चा बच्चा उसके एक चप्पे ज़मीन की खातिर कट मरेगा, लेकिन किसी दुश्मन को वहाँ पे कब्जा नहीं कर देगा। गुड सर। हम भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जुडिशल सिस्टम होने के नाते से हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों का एतमाद अपने प्रोफेशन पे बहाल कर दें। आपका उठना, बैठना, चलना फिरना नज़र आए कि आप इंसाफ के हसूल के लिए एक लिंक हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट लिंक है। जब लोगों का ये एतमाद बहाल हो जाएगा, लोगों के दिलों पे आप हुक्मरानी करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला प्रोफेशन में भी और बाकी सारे लिहाज से भी तमाम मामलात आपके ठीक कर दें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तारिक शफीक भंडारा साहब, डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान, जिनका अगर प्रैक्टिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो 99.9% इनकी विनिंग पोजीशंस हैं, सक्सेसफुल हुए हैं और अपने क्लाइंट्स को ये रिलीफ दिलवा चुके हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।